हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन और उस पूरे इलाके की खबरों से अपडेट कर रहा है और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें भी करा रहा है, ताकि आपको हर नैरेटिव से, हर पहलू से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप अपना नजरिया बना सकें। आज हम एक बार फिर बहुत ही जाने माने वेस्ट एशिया के लिए एक्सपर्ट समझे जाने वाले डॉक्टर A.K. पाशा साहब से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। वो डायरेक्टर रह चुके हैं गल्फ स्टडीज प्रोग्राम, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। कई मुल्कों में आपने डिप्लोमेट के तौर पर भी और कुछ मुल्कों में पढ़ाया भी है। एक लंबा तजर्बा है। खासतौर पर मिस्र में भी रहे हैं और कई मुल्कों में रहे हैं और बहुत सी किताबें लिखी हैं। कुछ किताबों के सिलसिले में मैंने पिछली बार भी बताया था। मैं ज्यादा वक्त ना लेकर के सीधे बात करना चाहता हूं डॉक्टर A.K. पाशा साहब से कि आखिर ये जो जो गाजा की जंग दोबारा शुरू की गई, जो इजराइल ने फिर से हमले शुरू किए और ट्रंप ने ऑर्डर दिया यमन पर हमलों का, क्या कुछ है, किस तरफ जाएगा ये हालात किस तरफ जा रहे हैं डॉक्टर A.K. पाशा साहब? जी, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने की ये निमंत्रण दिया आप। देखिए, गाजा की जंग 2 महीने बाद तकरीबन और दोबारा शुरू हो गई है। जंग ही नहीं, सिर्फ ये एक तरफा हमला है, जारिहाना हमला इजराइल की तरफ से है, जो कि सीज फायर को मानते हुए 19 जनवरी को जो लागू हुआ था, एक दिन पहले, ट्रंप आने से पहले, जो सीज फायर 3 मरहलों में उसको इम्प्लीमेंट करना था। इजराइल जो है एज एक्सपेक्टेड इसका उल्लंघन करके, खिलाफ वर्जी करके, दूसरे फेज को इम्प्लीमेंट किए बगैर ये जारियाना जंग शुरू कर दिया है, हमला शुरू कर दिया है। और इसलिए भी ये बहुत संगीन है कि ये जंग, ये हमला रमजान के महीने में हो रहा है, जब सभी बाशिंदे फलस्तीनी गाजा में रोजा रखते हैं। और 2 बजे रात को ये बमबारी शुरू हुई, जब वो सहरी के लिए उठते हैं और खाने की तैयारी करते हैं, और दिन भर बमबारी होती रही है। पिछले 24-36 घंटों में बहुत ही शर्मनाक हमले हो रहे हैं, जिसमें बच्चे, औरतें और जो उनके मकान और रिहाइश गाह तहस नहस किए गए थे, जहाँ टेंटों में रहते थे, टेम्पररी शेल्टर्स में रहते थे, उनको भी बमबारी की जा रही है। और इसलिए कि ये सिर्फ एक ही इंसान जो है अपने गद्दी संभालने के लिए, पावर में रहने के लिए ये सब कर रहा है। और ये है इजराइल के वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। वो उस दिन शुरू करिए कि बमबारी, जब इनको कोर्ट में हाजिरी देना था करप्शन केस के मामले में और दूसरे अन्य केसेस जो तवील अरसे से इनके खिलाफ इजरायली जुडिशरी वहाँ खोजबीन कर रही है, इनको अपियर होना था। और इसको मुलतवी करने के लिए इन्होंने मासूम फलस्तीनियों के ऊपर जंग शुरू कर दी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ओपनली कहा कि ये हम अमेरिका को इत्तला किए थे और अमेरिका इससे मंजूर है, बोल के ये दुनिया को जता रहे थे कि हम अमेरिका के बलबूते पे जो है ये हमला करे हैं और इसको जारी रखेंगे। और जब तक हमारे बंदी जो हमास के कब्जे में हैं, वो जंग के दौरान ही हम उनसे बातचीत करके हासिल करेंगे, बोल के। तो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता भी ने इसमें तस्दीक की और उन्होंने कहा कि हाँ, इजराइल हमसे सलाह मशवरा करके ये जंग हमला शुरू किया है, बोल को। तो ये हमला जो है कोई नई चीज है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं रामिज़ अब्दुल वदूद। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हिंदुस्तान के 7 शहरों में हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आने वाली 5 अप्रैल को हम 1 महीने की वर्कशॉप करने जा रहे हैं उर्दू घर के शानदार ऑडिटोरियम में
जो ITO मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस वर्कशॉप में हम 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। सबसे पहला अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे और नर्वसनेस को दूर करेंगे। कोई भी कॉन्वर्सेशन हो उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंटली फेस करें। नंबर 2, इंग्लिश फ्लुएंसी। ग्रामर को सिंपल और इफेक्टिव तरीके से समझेंगे और डेली प्रैक्टिस सेशंस के जरिए अपनी हिचकिचाहट को जो हम अंग्रेजी बोलते हुए महसूस करते हैं उसको दूर करेंगे और अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करेंगे। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे। चाहे स्टेज पे स्पीच देनी हो, इंटरव्यू देना हो या किसी भी आदमी से बात करनी हो, कैसे हम अपनी बात को मुअस्सर बनाएं, इफेक्टिव बनाएं और अपनी बात का अच्छा असर छोड़ें। वेबसाइट पर जाके आज ही रजिस्टर कीजिए। बहुत कम सीट्स हैं ताकि हर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले स्टेज पर आने का, अपने आप को डेवलप करने का। कोई भी सवाल हो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन 5th of April एट उर्दू घर इंशाअल्लाह। में हो रहा था वही उसको दोहरा रहे हैं और मासूमों की जान ले रहे हैं। और नई बात यह है कि जो पूरा गाजा तहस नहस कर रहे थे, निस्तो नाबूद कर दिए थे, उसको दोबारा और बमबारी करके जो कुछ भी बचा है उसको और खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उनका जो मकसद था फलस्तीनियों को भगाने का, वहाँ डिप्लोमेसी के थ्रू, प्रेशर के थ्रू और कई जरियों से उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप भी, अमेरिका भी, पूरा यूरोप और वेस्ट मिला के। लेकिन फलस्तीनी जो है ये बार मुसम्मम इरादे से वहीं रहने का फैसला किया है। वो कह रहे हैं कि हमें ना कोई इतला दी थी, हमें ना कोई सेफ जगह है जाने के लिए, हम यहीं रहेंगे, यहीं कुर्बानी देंगे और यहीं हमारी आखिरी जगह है बोल के वो मुसम्मम इरादे से वहीं है। तो 2 मार्च से इजराइल ने पूरा नाकाबंदी कर दी थी। रफा बॉर्डर और इजराइल के थ्रू जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वहां से ना कोई ट्रक आई है न गई है। और खाने की किल्लत, पानी की किल्लत, बिजली बंद कर दी गई है, पीने का पानी नहीं है और दवाइयां भी कम होते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये सिर्फ एक ही बंदे का फैसला है और वो सत्ता में रहने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये इंटरनल पावर स्ट्रगल है इजराइल में। आप जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब नेतन्याहू 19 को सीज फायर एक्सेप्ट करे थे। और दूसरे उनके साथी इकोनॉमी मिनिस्टर स्मोट्रिच, उन्होंने भी धमकी दी थी कि अगर आप जंग, नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि अगर जंग जारी नहीं रखेंगे तो हम भी इससे विड्रॉ कर लेंगे कोalition से और उनकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में हो जाएगी, गिर जाएगी बोल के। तो अब चूंकि जंग हमला शुरू हो गया है तो बेन गवीर को वापस हुकूमत में बुला लिया गया है और वही पोर्टफोलियो इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस के उनको दे दिया गया है। और ये 2 मिनिस्टर्स नेतन्याहू के कंधे पे बैठ के जो है बंदूक बता के उसको चला रहे हैं। ये जंग, जेनोसाइड और जारियाना हमला जारी है और उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी भी तरह फलस्तीनियों को भगा के वहां से पूरा गाजा अपने कब्जे में लें बोल के। और इसमें चूंकि अमेरिका ने मदाखलत करके सीज फायर का अंजाम दिया था तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है अब। और पूरा जूइश लॉबी का जो दबदबा है ट्रंप के ऊपर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे और अमेरिका में, तो वो देखने को नजर आ रहा है, जिसमें पूरी दुनिया लाचार है। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या अरब लीग हो या OIC हो या यूरोपियन यूनियन हो या वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन हो, किसी की मानने को तैयार नहीं है ये इजराइल और अपनी जंग जारी रखेंगे। इसके 2-3 और पहलू हैं, अगर तफसील से समय हो तो हम जी इसमें विचार करें। बताइए बताइए, समझना चाहेंगे, बिल्कुल जी, जरूर बताइए। तो जी, दूसरा पहलू ये है कि ये रीजनल फैक्टर है। तो रीजनल फैक्टर में पहला आता है यमन और हूती। हूती ने भी साफ अल्फाज में बयान दिए थे कि अगर इजराइल खाने की चीजें, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ गाजा में पहुंचने के लिए इजाजत नहीं देता तो हम दोबारा
जंग शुरू करेंगे, हमला शुरू करेंगे इजराइल पे। और रेड सी में जो भी इजरायली शिप या अमेरिकन शिप जाते हैं उन पे भी हमला करेंगे। बल्कि वो मौसम जिसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे मुल्क भी शामिल होकर हूती पे दिन रात वहां बमबारी करते आ रहे हैं, और हजारों की तादाद में या तो शहीद हो गए या जख्मी हो गए हैं। लेकिन उनका इरादा, उनका जो हौसला है यमनियों का, बहुत ऊंचा है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से सऊदी और मुत्तहदा अरब इमारात और दूसरे मुल्क मिलके यमन पे बमबारी की। बाद में इसराइल ने किया, बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सभी ने की। लेकिन उनकी हिम्मत को कोई हरा नहीं सके। और पूरे लाल सागर में जो है ये अपने मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स और दूसरे खतरनाक हथियार से पूरी इकोनॉमी को, जो जहाज जाते हैं उसमें हिला के रख दिया है। और इसराइल का पोर्ट इलात बेकार पड़ा है, खाली पड़ा है। और इजिप्ट के सुएज कैनाल में भी 50% से ज्यादा वहाँ शिप्स जाना कम हो गया है, जिसके तहत इजिप्ट का भी नुकसान हुआ है। और इसके तहत जो है यूरोप में चीजें महंगे हो गए हैं, अमेरिका में चीजें महंगी हो गई हैं। और क्योंकि अफ्रीका को पूरा घूम के जाना पड़ता है अटलांटिक में और कनाडा, अमेरिका की तरफ, तो इसमें इन्फ्लेशन भी, चीजें महंगी हो गई हैं। तो ट्रंप ने साफ ये कहा है कि हूती के पीछे ईरान है, और इसको जंग तवील करने के लिए ईरान को भी उन्होंने धमकी दी है कि ईरान हूती को सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं, हथियार देना बंद कर रहे हैं, और अगर नहीं करता है तो हम ईरान पे भी कार्रवाई करेंगे, बोल के ये धमकी इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी आई है, और ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भी आई है। जी। अच्छा, ट्रंप का क्या हुआ? ये ट्रंप तो शुरू में कहते हुए आए थे कि वो पीस मेकर, डील मेकर के तौर पर अपनी पहचान बनवाना चाहते हैं, नोबेल पीस अवार्ड शायद लेना चाहते हैं। उन्होंने यमन पर दोबारा हमले शुरू करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, साथ साथ ईरान को धमकी दी। अब यमन ने हमले शुरू कर दिए। पिछले 3-4 दिन में जो अमेरिका के जो वहां पर नेवल शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर वहां पर हैं, बेड़े हैं, उन पर हमले कर रहा है। और उसने तेल अवीव को कहा है कि अब वो महफूज नहीं है। लेकिन अब ट्रंप खामोश हैं, वो ईरान के खिलाफ कोई जुमला, कोई बात नहीं कह पा रहे। ट्रंप का जहन इस वक्त किस तरह से काम कर रहा होगा कि आखिर एक तरफ तो उनकी इमेज बेन गविर और स्मोट्रिच जैसे लोगों के, नेतन्याहू को बचाने वाले लोगों की इमेज बन रही है, जो जेनोसाइड का मुकदमा जिनके खिलाफ है, वारंट जारी हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। तो ट्रंप आखिर जाएंगे तो जाएंगे किधर? ये पीस मेकर होंगे या जंगें आगे बढ़ाएंगे? किस तरफ जाएंगे? जी हाँ, आपने सही फरमाया। उस मौजूद से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, और ये है कि यूएसएस हैरी ट्रूमन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा जो बहरी अड्डा है, बेड़ा है उनका, जो जहाज है बहुत लंबी है ये, और उसमें कई है हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, और उसको हूतियों ने, यमनियों ने निशाना बना है, और उसको काफी नुकसान पहुंचाया है उन्होंने। हालांकि अमेरिका ये बताने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन हूती जो है 5 बार क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन, और जो समंदर के अंदर छुप के जो जाते हैं सबसोनिक वाटर में मिसाइल्स, उनसे भी उन्होंने निशाना बनाया है। सिर्फ ट्रूमन को नहीं, और दूसरे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को भी उन्होंने निशाना बनाया। और दूसरी बात यह है कि नेगेव में जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है इजराइल का, तो वहाँ जो उनका डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पे भी आसपास उन्होंने, हालांकि रिएक्टर को कोई खतरा नहीं हुआ है, आसपास भी उन्होंने मिसाइल दागे हैं। ये इजरायली मीडिया या वेस्टर्न मीडिया या CNN या BBC नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनसे वीडियो वगैरह सब वायरल हुए हैं कि काफी नुकसान हुआ है। और जो US डिस्ट्रॉयर में जो वहाँ के नेवी हैं, अमेरिका के नेवी सर्विसमैन, उन्होंने एक इंटरव्यू में, चौंकाने वाली इंटरव्यू में ये कहा कि हम 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं नॉन स्टॉप,
पिछले 4-5 दिनों से कभी भी ये कहीं से भी ड्रोन्स आ जाते हैं, हमें चौकन्ना रहना है और हमारे सेहत पे काफी असर हो रहा है बोल के उन्होंने ये बयान दिया है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कहीं से भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से भी छुप के ये यमनी के हूती के ड्रोन्स आ जाते हैं, मिसाइल्स आ जाते हैं और हमें काफी खतरा महसूस होता है बोल के। तो इतने डरे हुए हैं अमेरिका के बहरी अड्डे के लोग, वहाँ सर्विसमैन। जहां तक ट्रंप का अमन या पीस मेकर का रोल था, उन्होंने दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में यही मुसम्मम इरादा करके आए थे कि हम अमेरिका को शामिल नहीं करेंगे किसी भी जंग में, या हम अमन की तरफ कोशिश करेंगे, चाहे यूक्रेन हो, गाजा हो, कहीं और हो। ईरान के साथ भी उन्होंने हाथ बटाया। लेकिन जिस तरीके से वो जूइश लॉबी, यहूदी लॉबी के पंजे में हैं, मोस्ट ऑब्जर्वर्स, एनालिस्ट को पता था कि ये सिर्फ रिटोरिक है, सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में ये यहूदी लॉबी के प्रिजनर हैं। इनको बचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके सन इन लॉ जराड कुशनर ये मोसाद के राइट हैंड मैन है। एक भी अगर वो ट्रंप सोच भी रहे हैं तो फौरन इजराइल को पता चल जाता है। और इनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने यहूदी और प्रो ज़ायनिस्ट और जूविश सेक्रेटरीज भर गए हैं कि ट्रंप कुछ भी करने के लिए अगर सोचते भी हैं तो पता चल जाता है और उसमें एक्टिव हो जाते हैं यहूदी लॉबी सभी सेक्टर्स में। तो यहूदियों का दबदबा जो है काफी बढ़ गया है ट्रंप के ऊपर। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि खुद ट्रंप यहूदी रिलीजन को अपनाए हैं और यहूदी थिंकिंग के मुताबिक काम कर रहे हैं बोलते। तो ये यहूदियों का दबदबा, उसके अलावा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और जो वॉल स्ट्रीट में दबदबा है यहूदियों का, और एकेडमिक्स में और प्रेस में वगैरह, सब इन सब को इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के हक में। और जो ट्रंप असल में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वो यूक्रेन में हो, वहां भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई है, प्रीस की तरफ सिर्फ बातें ही हो रही हैं। और पुतिन को पता है कि सैंक्शंस और उनका $300 बिलियन जो जब्त किया गया था वो वापस नहीं करेंगे, और नाटो के बारे में सिर्फ बातचीत हो रही है, कुछ ग्राउंड पे कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। उसी तरह यहाँ पे भी गाजा में भी अटके हुए हैं, और जो इजराइल करना चाहता है चाहे गाजा में हो या जेलेंस्की के जरिए यूक्रेन में भी वही चल रहा है। अच्छा, ट्रंप की हालत बड़ी अजीब लग रही है। जो आपने बताया कि ये यहूदियों के पंजे में फंस गए हैं, उनके एक नेगोशिएटर बोहलर जो हमास से बात कर रहे थे, उन्होंने इस हद तक बयान दिया कि अमेरिका इजराइल का एजेंट नहीं है। उनके जो साथी, सबसे नजदीक साथी जो बताए जाते हैं, एलन मस्क, उन्होंने हिटलर वाला सलाम करके भी बता दिया था कि वो हिटलर के नजरिए के साथ हैं, और उन्होंने हॉलोकॉस्ट पर भी सवाल उठा दिया है। तो इसका मतलब यह कि दोनों नजरियों के बीच में वो एक तरह से बीच में उलझे हुए हैं। अब हावी जो बार बार हो जाती है वो इजराइल लॉबी हो जाती है। तो अब ये ईरान वाले मामले में क्या करेंगे? ईरान, उन्होंने खत भेजा है बातचीत करने के लिए। वहां के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम वादा करते हो, तुम समझौतों पर साइन करते हो, फिर फाड़ के फेंक देते हो, तुमसे बात क्या करें? और अगर तुम बात करना चाहते हो तो तुम हम पे हुक्म चलाना चाहते हो, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं है। ईरान वाले मामले में क्या कर पाएंगे? अभी तो यमन की तरफ से हमले के बाद, जिसको उन्होंने कहा था कि अगर यमन हमला करेगा तो हम समझेंगे कि ईरान ने हमला किया है, अब वो ईरान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है कि ईरान के बारे में क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, पिछले 10-12 सालों से, चाहे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रंप का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाइडेन या अब जो हो रहा है, उनको ईरान के बारे में हकीकत पता है। ईरान ऐसा छोटा मोटा मुल्क नहीं है कि पनामा और
रवांडा या युगांडा या शाम या मिस्र हो या उर्दून हो की तरह उनको डरा धमका के अपना काम निकाल लें। ईरान के पास जो हथियार मौजूद हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हो या मिलिट्री हो या उनकी ताकतवर आर्मी हो, नेवी भी हो, तो ये अमेरिका को पता है कि उनकी ईरान की काबिलियत क्या है और उनके साथी कौन है, चाहे वो चीन हो या रूस हो या दूसरे और उनके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में जो भी उनके सपोर्टर्स हैं इराक में, हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुती हो या दूसरे अन्य साथी हैं। तो ये गुरेज कर रहे हैं, सिर्फ डरा धमका के ईरान को ये इसमें नेगोशिएशंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया कि अगर आप मैक्सिमम सैंक्शंस या प्रेशर डालेंगे तो हम भी उसी तरह मैक्सिमम प्रेशर और रिजेक्शन करेंगे बोल के। तो आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ बोल के ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, अपनी आंखों में आंख डाल के उनको जवाब दे रहा है कि हम चीन की तरह जो है, चीन ने कहा कि आप ट्रेड वॉर करिए, टैरिफ वॉर करिए और दूसरी वॉर करिए, हम तैयार हैं बोल के। तो उसी पॉलिसी को ईरान भी अपनाया है और वो मैसेज चला गया है कि ईरान डरने वाला ना है, धमकी में आने वाला नहीं है और अपनी पॉलिसी या रवैया बदलने वाला नहीं है बोल के। सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान ने साफ अल्फाजों में बता दिया है कि पिछली बार की तरह जब 2 बार हमला हुआ था ईरान पे, इसमें 100% अमेरिका मुलविस था, चाहे वो अमेरिका के अड्डे कतार में हो, बहरीन में हो या जॉर्डन में हो या ओमान में या इमारात में, सऊदी में या कुवैत में या कहीं भी हो। तो ये सब शामिल थे इंटेलिजेंस इजराइल को पहुंचाने में कि कितने ईरानियन क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं बोल के। तो इस बार ईरान ने धमकी दी है कि हम मान के चलते हैं कि कोई भी हमला होता है इजराइल का या अमेरिका के साथ मिलके, तो ये सब अड्डे उसमें शामिल होंगे। इंटेलिजेंस इजराइल को बताने में हम उसको मान के चलते हैं कि ये अड्डे निशाने पे हैं हमारे, तो हम इस 6-7 अड्डों पे डायरेक्ट हमला करेंगे और इन अड्डों को तहस नहस कर देंगे। और रफ एस्टिमेट के मुताबिक इराक और 6 जीसीसी कंट्रीज में सब मिला के तकरीबन 80,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं, 14,000 सिर्फ कुवैत में हैं और 4 या 5,000 इराक में हैं, बाकी के कतार और बहरीन और ओमान और इमारात वगैरह मिलके। तो ये सिर्फ अमेरिकन सर्विसमैन खतरे में नहीं है, इनके अड्डे खतरे में हैं और जो ये जीसीसी मुल्क हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बुरी तरह से मुतासिर होगा। सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज जो बाजू हैं वो नहीं है, या डिसैलिनेशन प्लांट्स जिससे समंदर का पानी, खारा पानी उसको कन्वर्ट करके यूज करते हैं पीने के लिए और वगैरह, तो वो भी कोलैटरल डैमेज की तरह उसमें शामिल होंगे। तो अब रही बात क्या ये खाड़ी के देश तैयार हैं उस रिटेलिएशन को अब्जॉर्ब करने की, टॉलरेट करने की, कोऑपरेट करने की, असिस्टेंस देने की, तो ये कश्मकश चल रही है खाड़ी के देश और अमेरिका इजराइल के बीच में। और इमारात और सऊदी इतने डरे हुए हैं कि ये अगर हमला होता है ईरान पे तो ये हमला हमें भी इसमें, इस निचोड़ में हमें भी शामिल कर लेगा और हमारे भी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी बोल के ये किसी भी तरह ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरह खाड़ी के देशों से बच के टर्की के जरिए या शाम के जरिए या अजरबैजान के जरिए या जॉर्जिया के जरिए नॉर्थ से आके हमला करें, ये तैयारी हो रही है। लेकिन इसमें कुछ खास सफलता उनको नहीं मिलेगी क्योंकि बमबारी करके ईरान की और वापस जाना उनको बहुत महंगा पड़ेगा, रिफ्यूलिंग में भी उनको काफी कठिनाइयां पेश होंगी। तो डायरेक्ट रास्ता सिर्फ खाड़ी का है। अगर इजरायली प्लेन्स या अमेरिकन बहरी बेड़े से अगर शामिल होते हैं तो वो लाल सागर या पर्शियन गल्फ से या अरेबियन सी से ही या मेडिटेरेनियन सी से डायरेक्ट
आके स्ट्रेट लाइन की तरफ बमबारी करके वापस जाते हैं। अगर लंबा रास्ता लेते हैं तो उनको रिफ्यूलिंग करना, उसमें उनके बमबारी के हवाई जहाज जो है इसमें निशाना बना सकते हैं। तो ये ईरान की कैपेबिलिटी है, सबसे डरावनी है इजराइल को और अमेरिका को। अगर ये नहीं होती तो कभी के ईरान पे हमला हो जाता, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। हालांकि कुछ खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि ईरान के फैसिलिटीज जो है काफी गहराई में पहाड़ों में छुपी हुई है और सिर्फ सुपरफिशियल बॉम्बिंग कर सकते हैं। और हाँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर को तहस नहस कर सकते हैं जो बुशेहर में है, जो ओपन में है, जो मैं गया हूँ वहां देखने। और दूसरी तरफ एक हेवी वाटर प्लांट है वहाँ इस कुम की तरफ, वो भी तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो काफी गहराई में है, उसमें 2000 किलो के बम भी जो है इतनी अंदर जाके उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उनका इरादा ये है कि अगर सुपरफिशियल बॉम्बिंग करके हम सक्सेस जो क्लेम करते हैं वो अगर हो गया, तो ईरान के पास रिटेलिएशन के लिए काफी मीन्स हैं खाड़ी कुदेशों को और उनके अड्डों को निशाना बनाने की, जिसका वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं कि कॉस्ट कितना होगा और इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और इससे हमारे ये मकसद हासिल होंगे या नहीं। जिस तरीके से 16 महीने से नेतन्याहू हमास को खदेड़ने की बात कर रहा है और हमास के फाइटर्स अभी भी मौजूद हैं मैदान में को मारने के लिए, इसीलिए तो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है, इजरायली आर्मी को पता है कि वहाँ लड़ाकू मौजूद हैं और गेरिला वार में शामिल होंगे। तो इसी तरह ईरान को भी वो जानते हैं कि ईरान का रिटेलिएशन अगर बमबारी होती है तो उसके बाद करने की सलाहियत है, और हमारे इंटरेस्ट कुछ खाड़ी में और इजराइल को भी डायरेक्टली निशाना बना सकता है। हालांकि इसमें चीन और रूस की खास उसको मदद नहीं चाहिए, अपने आप ईरान ये कर सकता है, और ये डर से जो है वो आगे पीछे देख रहे हैं। ये यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान की उस ताकत से जो उसके अपने पास भी है उससे डरे हुए हैं। अच्छा, सीरिया के हालात को अब क्या देख रहे हैं? सीरिया में जो जिस तरह से दिसंबर में तब्दीली आई और अब इजराइल बार बार आगे बढ़ रहा है, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये नजर आ रहा है कि अहमद अल शरा खुद इजराइल के दोस्त के तरह से बिहेव कर रहे हैं, और इजराइल उन्हें दुश्मन के तौर पर बता करके सीरिया पर हमले जारी रखे हुए। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और उधर कत्लेआम का सिलसिला अलवियों का, वो 25-30 हजार तक भी फिगर्स बताए जा रहे हैं मरने वालों के। जी, वहां तो बहुत बुरा हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, मासूम लोग को चुन चुन के मारा जा रहा है। तार्तूस, लताकिया और जो कोस्टल एरिया है, पहाड़ी इलाका, वो रूस के अड्डों के पास, वहाँ बहुत ही संगीन तरह के जराइम नजर आने लगे हैं वीडियो में वगैरह सब। हालांकि ये अल जजीरा या सऊदी मीडिया या वेस्टर्न मीडिया इसको बता नहीं रही है, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी अगर ये सब अट्रॉसिटीज, ह्यूमन राइट्स जो हो रहे हैं सीरिया में। तुर्की भी इस पे कुछ खास बयान नहीं दे रहा है, वो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन असल में ग्राउंड रियलिटी में जो है काफी बड़े पैमाने पे लोग मारे जा रहे हैं। सिर्फ ड्रूज की एरिया या अलावाइट एरिया में नहीं, कुर्दों के बीच में भी दोनों जगह नॉर्थ में और ईस्ट में भी काफी झड़पें हो रही हैं। इजराइल जो है अपना कब्जा धीरे धीरे बढ़ा रहा है दमिश्क की तरफ और साउथ की तरफ। जो मिलिशिया साउथ में है वो इजराइल के हामी हैं, और वहां से उनको इराक बॉर्डर की तरफ दबदबा है उनका। तो साउथ की तरफ से दमिश्क को बाईपास करके वो सीरिया के जो ऑयल फील्ड्स हैं, गैस ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पे जाने का, कुर्दिश इलाकों और इराकी बॉर्डर तक जाने का अब उनको
रास्ता खुला मिल रहा है। तो ये जोलानी जो है शारा, ये कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं तुर्की और दूसरे देश, जॉर्डन और कतार वगैरह, ऐसा सब मिलके। असल में फतह जो है इजराइल की हुई है बशर अल असद के जाने के बाद, और गोलान हाइट्स में अपना दबदबा बना लिया है और वहाँ मिलिट्री बेस और अड्डे बना रहे हैं इसराइल, ये मिलिट्री फोर्स, इजरायली डिफेंस फोर्स वगैरह सब। तो बात यह है कि जो तुर्की ने अपनी स्ट्रैटेजी से बशर अल असद को हटाया, तो अब वो डायरेक्टली जो है जो इसराइल कर रहा है उस पर भी कुछ नहीं कह सकता। और अहमद अल शर्रा जो कायरा के अरब लीग समिट में गए थे गाजा के पर, उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान दिया कि हम फलस्तीनियों के हक में काम करेंगे और उनके फलस्तीनी देश के बारे में हम प्रयास करेंगे और वगैरह वगैरह बोल के बहुत बड़ी बड़ी बातें करे। लेकिन जो असल में ग्राउंड रियलिटी है वो इसराइल के एजेंट हैं, वो इसराइल के हक में कर रहे हैं, ना अपनी फौज भेजे हैं, ना अपने मिलिशिया भेजे हैं इसराइल को मार भगाने के लिए, ना उन्होंने अमन से अलवाइट को या दूसरे माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस को रहने का प्रयास किया है। तो वो सिर्फ उनका दायरा जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस में है, और जो बाकी के हिस्सों में जो क्या हो रहा है उस पे उनका कोई मजबूत कंट्रोल नहीं है। अभी भी जो है सीरिया मिलिशियास या फ्री आर्मी के पंजे में है, चाहे साउथ में हो या ईस्ट में हो, जहां अमेरिका भी है और कुर्दिश ग्रुप्स भी हैं आपस में। हालांकि एक अग्रीमेंट साइन हुआ है एसडीएफ के बारे में, लेकिन जो रैंक एंड फाइल हैं तो अभी भी उनको शामिल नहीं किया गया है मिलिट्री में। मेन प्रॉब्लम यह है कि सैंक्शंस जो थोपे थे सीरिया के ऊपर वो सिर्फ नॉमिनली उठाए गए हैं, और जो इकोनॉमिक एड का वादा किया गया था वो अभी शुरू नहीं हुआ है। और जो पहले रूस और ईरान और दूसरे देश जो इकोनॉमिक एड देते थे वो सब फौरन बंद हो गई वो, और ये खाड़ी के देश सिर्फ देख रहे हैं कि किस रुख में शाम जाएगा और हम उसमें पैसे लगाएंगे बोल के देख रहे हैं। अभी भी उन्होंने अपनी तिजोरी से कोई खास फायदा उनको शाम की हुकूमत को नहीं दिया है। तो असल मकसद इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और वहाँ चाहे वो बिजली हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने की चीजें हो, काफी किल्लत है। और जो वहाँ नरसंहार हो रहा है पूरी दुनिया उससे गुमराह है, बताया नहीं जा रहा है कि असल में क्या हो रहा है और कितना खून खराबा हो रहा है और कितने लोग शहीद हो रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक चीजें हो रही हैं जो कि वेस्टर्न मीडिया छुपा रहा है अपने इनकॉम्पिटेंस को। अच्छा, एक अचानक एक खबर आई जिस पर कोई इनिशियल डिबेट नहीं हुआ। मैं आज ही देख रहा था, अल अरेबिया ने खबर लिखी है जिसमें यह कहा गया है कि फ्रांस और सऊदी अरब एक मीटिंग को को चेयर करेंगे, जो टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन होगा। अब टू स्टेट सोल्यूशन एक अजीब, एक ऐसा अमरीका, इजराइल और अमरीका में उस पर कोई बात नहीं होती। नेतन्याहू तो नाम लेना नहीं चाहता। बाकायदा एक क्लोज डोर कैबिनेट से एक खबर लीक हुई थी कुछ महीने पहले जिसमें कहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। अब ये अचानक वन फाइन मॉर्निंग कहां से ये प्रपोजल आया जिस पर फ्रांस और सऊदी अरब इस किस्म की मीटिंग की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, कहीं कुछ फिर बहकाने का छलावा जिसे कह देते हैं हिंदी में, वो देने की तैयारी है? टू स्टेट सोल्यूशन क्या कुछ चाहिए? जी हाँ, ये बैकग्राउंड ये है कि जो गाजा में अरब लीग का प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, तो इमारात खुद अमेरिका को बता रहा है कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप भी मत करिए। ये जो है डबल पॉलिसी है इमारात की और सऊदी की। पोजीशन तो वहां सबको बताने के लिए कायरो में उन्होंने हिमायत की
इतने अरब हम डॉलर देंगे और रिकंस्ट्रक्शन में शामिल होंगे वगैरह बोल के, लेकिन अंदर से ही जो है उसमें छेद डाल रहे हैं, अमेरिका को बोल के, ब्रिटेन को बोल के। अब ये नया उनकी साजिश है, क्योंकि कुछ खास प्रगति नहीं हुई है और दूसरे देश छा जा रहे हैं। फ्रांस और सऊदी अरब कुछ खास अपनी डिप्लोमेसी में सक्सेस नहीं हुई है। तो ये नया प्रयास है, क्योंकि जो प्रगति लेबनान के जरिए चाहते थे, लेबनान और इजराइल के बीच में जो बशीर जमाइल जब सदर थे 82 में लेबनान के, उन्होंने मुआहदा साइन किया था। उसके बाद उनका मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया, तो वो अग्रीमेंट भी चला गया। उसी तरह ये इजराइल ने लेबनीज प्रेसिडेंट से एग्रीमेंट चाहते थे, और फ्रांस भी काफी दबाव डाला नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे। उन्होंने मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हिजबुल्लाह मान नहीं रहा था कि ये एग्रीमेंट जो है हम किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करेंगे। हम मुश्किल से सीज फायर एक्सेप्ट करे हैं और हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं। इजराइल इतने बार उल्लंघन कर रहा है सीज फायर की, और लेबनीज की जमीन को कब्जा कर रखा है, और लेबनीज आर्मी कुछ नहीं कर रही है और हमें भी कुछ नहीं करने दे रही है बोल के। तो उनका, फ्रांस का और सऊदी अरब का जो है कुछ खास उनको प्रगति नहीं हुई लेबनान में। तो अब ये दुनिया को बहकाने के लिए ये 2 स्टेट सोल्यूशन आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रंप को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जूइश लॉबी के प्रिजनर हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन जो है रेड फ्लैग है उनके लिए। तो ये नया प्लान शुरू कर रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए। इसमें कुछ खास दम नहीं है मेरे ख्याल से, जैसे प्रोपेगेंडा है, और फलस्तीनियों को भी पता है कि ये सिर्फ दिखावा है और कुछ खास आगे बढ़ने की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने मुख्तलिफ इश्यूज पर, खास तौर पर गाजा में जंग दोबारा शुरू की गई, किस तरह से की गई, एक शख्स अपनी हुकूमत बचाने के लिए इतने बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है। उसके अलावा आपने ये भी बताया कि अमेरिका और इजराइल खुद ईरान की जो अपनी उसकी ताकत है उससे वो खौफजदा है, इसलिए ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, और 2 स्टेट सोल्यूशन का जो नई कहानी शुरू की जा रही है इसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है, और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात, इतने लंबे तजुर्बात की रोशनी में जब हमारे सामने आती है तो हमें मुख्तलिफ पहलुओं से चीजों को समझने का मौका मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।